प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ये साइंस की क्लास है आपकी। कक्षा 10 का टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आज फिर नया, मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। तो जो हम श्वास लेते हैं हमारे शरीर में, उसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम चित्र की ओर ले चलते हैं आपको। ये हमारे पास चित्र डायग्राम बना हुआ है। इसका डायग्राम में हमारे पास सबसे पहले देखो, हमारे पास यहाँ नाक है, ये आँख है, ये कान बने हुए हैं, यहाँ पर हमारा मुंह है, और मुंह के बाद में यहाँ पर हमारे पास ग्रसनी है। ग्रसनी के नीचे लैरिंक्स पाया जाता है। फिर हमारे पास ये जो आकृति बनी हुई नीचे तक की हमारी श्वास नली है। श्वास नली के नीचे हमारे पास दो फेफड़े पाए जाते हैं, बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा। और फेफड़े के अंदर जो श्वास नली जाकर दो भागों में बढ़ जाती है, एक बाएं फेफड़े में चली जाती है, एक दाएं फेफड़े में चली जाती है। और दाएं फेफड़े में जाने वाली श्वसन नली भी छोटी हो जाती है, पहले बड़ी होती है नली, फिर छोटी हो जाती है बारीक। फिर ये नली जो होती है हमारी श्वसन नली कहलाती है, इसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। उसके बाद में श्वसन नली भी अंदर छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो ये श्वसन नली आगे छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, इसे हम कहते हैं श्वसनिका और इसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल। उसके बाद सबसे नीचे वाला भाग हमारा जो ये डायफ्राम है, इसको बोलते हैं मध्यपट। तो आइए हम चलते हैं इसके बाद में। मानव श्वसन तंत्र है, इसके मुख्यतः तीन भाग पाए जाते हैं, तीन भागों में बांटा गया है इसको, मानव श्वसन तंत्र को। सबसे पहले ऊपरी श्वसन है, उसके बाद निचला है, उसके बाद में श्वसन मांसपेशियां हैं। तो ऊपरी श्वसन के अंदर हमारे पास मुख्यतः भाग नासिका, हमारी नाक होती है, मुख होता है, ग्रसनी होती है, और स्वर यंत्र होता है, जहाँ से हमारे स्वर निकलता है और स्वर कंपन करता है। तो सबसे पहले हम नासिका के बारे में जान लें। नासिका हमारा जो श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है, और नासिका जो हमारे नाक द्वारा हम श्वास लेते हैं, और नाक द्वारा श्वास लेते हैं, नाक के अंदर झिल्ली पाई जाती है, और नाक के अंदर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, बाल होते हैं छोटे छोटे, जो हमारे श्वसन को, हमारी श्वास को शुद्ध करते हैं और शुद्ध करके हमारे फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो हम श्वसन मुख से भी करते हैं, मुख द्वारा श्वसन करते हैं। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान रखें कि जो पहला पार्ट है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पहला पार्ट है, वो नासिका, मुख्य भाग हिस्सा नासिका होता है। नाक द्वारा श्वास लेना, और नाक द्वारा जो श्वास से हमें श्वास प्राप्ति होती है, वो जो श्वास हमारे फेफड़े में जाती है वह एक शुद्ध श्वास होती है। और मुख द्वारा जो श्वास जाती है वो शुद्ध नहीं होती है उतनी नासिका के बजाय। तो नासिका हमारा मुख्य अंग है, मतलब श्वास लेने का। उसके बाद मुख द्वारा भी हम श्वास लेते हैं, मुंह से हमारा श्वास जाता है, श्वास जाने के बाद मतलब श्वास हमारा फेफड़े में पहुंचता है। तो इस प्रकार हमारे पास नासिका और मुख। उसके बाद में हम ग्रसनी के बारे में बता रहे हैं आपको। हाँ विद्यार्थियों, देखिए अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे ग्रसनी। तीसरा हमारा ग्रसनी हमारा एक मुख्य भाग है। ग्रसनी जो है हमारे पास यहाँ पर देखो चिमनीनुमा आकृति होती है, इसकी चिमनीनुमा आकृति होती है। और ये हमारी भोजन, जहाँ भोजन जाता है, भोजन नली से साथ चिपकी हुई रहती है। भोजन नली और श्वास नली के मध्य यह सेतु कार्य करती है। भोजन नली और श्वास नली के मध्य सेतु कार्य करती है। और जब भोजन जाता है तो यहाँ से यह हट जाती है, तो भोजन नली में चला जाता है और श्वास नली में चला जाता है। तो इस प्रकार ग्रसनी जो है ना हमारी चली जाती है ग्रसनी में। और यह जो ग्रसनी है श्वास नली और भोजन नली के मध्य स्विच का कार्य करती है। जिस प्रकार स्विच होता है हमारे पास, स्विच को बंद कर देते हैं तो लाइट चली जाती है, स्विच को हम चालू कर देते हैं तो लाइट आ जाती है। इस प्रकार ये स्विच का कार्य करती है। कौन? ग्रसनी। श्वास नली और भोजन नली के मध्य स्विच का कार्य करती है। ठीक है विद्यार्थियों। अब इसके बाद में देखिए विद्यार्थियों, इसके बाद में हम आपको बताएंगे नंबर 4 इसका भाग में हमारे पास है स्वर यंत्र है। स्वर यंत्र, यहाँ से हमारा स्वर निकलता है। तो स्वर यंत्र क्या है हमारे पास? स्वर यंत्र यह है कंठ ग्रसनी और श्वास नली। कंठ ग्रसनी जो हमारे पास कंठ में पाई जाती है, कंठ ग्रसनी और श्वास नली के मध्य सेतु कार्य करती है, ये स्वर यंत्र है। और इसके अंदर 9 प्रकार की उपस्थिति पाई जाती है। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की उपस्थिति इसके अंदर पाई जाती है। किसमें? स्वर यंत्र में हमारे पास पाई जाती है। और यह स्वर यंत्र जो है हमारे पास आमतौर पर यह कार्य करती है, भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकती है। भोजन को जो है यह स्वर यंत्र में जाने से रोकती है। ग्रसनी जो हमारे पास, यहाँ ग्रसनी के पास ही स्वर यंत्र लगा रहता है, जहाँ कंपन करता है। इसके अंदर एक झिल्ली पाई जाती है इसके अंदर, और वहाँ पर जो हमारा स्वर जो है कंपन करने लग जाता है, कंपन करके हमारे पास स्वर निकलता है। इस प्रकार ये स्वर यंत्र है। और स्वर यंत्र में स्वर रज्जु नाम की, स्वर यंत्र के अंदर स्वर यंत्र है उसके अंदर स्वर रज्जु नाम की कोशिकाएं पाई जाती है, छोटी छोटी। स्वर यंत्र जो है हमारी श्लेष्मा नामक झिल्ली से पाई जाती है, झिल्ली के रूप में पाई जाती है। स्वर यंत्र हमारे पास श्लेष्मा नामक झिल्ली पाई जाती है स्वर यंत्र के अंदर। और जो है हमारे पास यह है, जो हवा हमारे अंदर शरीर के अंदर लेते हैं, जो हवा के बहाव के कारण यहाँ पर यह हमें कंपकपी पैदा करती है, और कंपकपी पैदा होने के कारण स्वर यंत्र से हमारे पास स्वर निकलता है।
तो ठीक है विद्यार्थियों, ये मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ रहे हैं निचला श्वसन तंत्र। हाँ तो विद्यार्थी देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं निचला श्वसन तंत्र। कौन सा पढ़ रहे हैं? निचला श्वसन तंत्र, दो पार्ट नंबर 2 इसका। तो निचला श्वसन तंत्र के अंदर श्वास नली आती है हमारी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अंदर तक जो आती है यहाँ तक, वो हमारे निचला श्वसन तंत्र है। इसके अंदर 5 इंच लंबी श्वास नली होती है, जो क्या करती है, सी आकार की होती है, सी आकार की। छल्ले पाए जाते हैं इसके अंदर, ऐसे ऐसे गोल 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 है ये हमारे पास, इसमें छल्ले पाए जाते हैं। और ये छल्ले क्या करते हैं, ये छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकाने से रोकते हैं। छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकाने से रोकते हैं और सदैव इसे खुला रखते हैं। इस प्रकार ये जो क्या है, मतलब अब श्वास नली जो है ये आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है, एक भाग यहाँ, एक भाग यहाँ। एक भाग हमारे बाएं फेफड़े में चला जाता है और एक भाग इसका दाएं फेफड़े में चला जाता है। और ये क्या करती है, जो श्वास नली है, श्वास के साथ साथ में वायु को शुद्ध करके फेफड़ों तक पहुंचाती है। तो ये हमारे श्वास नली का कार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद में हम चल रहे हैं आपके पास यहाँ पर श्वसनी का हम चलते हैं। अब जो श्वास नली हमारी चल रही है, श्वास नली यहाँ पर आगे आकर के जो श्वास नली है हमारी, श्वास नली अंत में दाएं और बाईं ओर से श्वसनी में विभक्त हो जाती है, श्वसनी में बढ़ जाती है। देखो श्वसनी आ रही है, ये लिखा हुआ श्वसनी। तो श्वास नली आगे जाकर दाईं ओर और बाईं ओर श्वसनी में विभाजित हो जाती है, श्वसनी में विभाजित। और इस प्रकार यह श्वसनी अंदर जाकर प्राथमिक से द्वितीय श्वसनी में छोटी छोटी श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है, छोटी। उसके बाद में क्या होता है, श्वसनिका में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार यह पर आगे श्वास आगे चला जाता है, जाता है। उसके बाद तृतीय छोटी श्वसनिका में विभाजित, उसे कहते हैं हम ब्रोंकी। जैसे ये श्वसनिका यहाँ विभाजित हो गई, उसके बाद छोटी और विभाजित हो जाती है, ऐसी छोटे भागों में बढ़ जाती है। उसे हम कहते हैं श्वसनिका ब्रेंक्यूल। और अंत में यह वक्षनुमा छाती में चली जाती है हमारी नलियाँ, छोटी श्वास नली। और जो बिल्कुल छोटी नलियाँ होती है उसे तो हम कहते हैं श्वसनिका। थोड़ी सी बड़ी नलिकाएं होती है उसे कहते हैं हम श्वसनी। इस प्रकार लास्ट में अंत में जा करके यह क्या करती है, इसके अंतिम छोर पर कूपिकाएं पाई जाती है। ये अंतिम छोर है, यहाँ पर कूपिकाएं पाई जाती है, छोटी गोल गोल, ऐसे गोल। ये हमारी कूपिकाएं पाई जाती है, ऐसे यहाँ पे कूपिकाएं पाई जाती है, ऐसे गोल ऐसे छोटी कूपिकाएं पाई जाती है। और ये क्या करती है कूपिकाएं, गैसों के विनिमय इन कूपिकाओं के माध्यम से होता है, गैसों का आदान प्रदान। यानी गैस अंदर शरीर में, वायु शरीर में आना, शरीर में जाना। वायु आकर के सारी वायु यहाँ करके यहाँ पे रह जाती है, इसके अंदर वापस वायु निकल करके वापस मुंह के द्वारा बाहर चली जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा C नंबर पे इसका अगर नेक्स्ट है लंग्स, फेफड़े। हाँ विद्यार्थी देखिए, अब हम पढ़ते हैं फेफड़े के बारे में। फेफड़ा हमारे पास है लंग्स यानी फेफड़े हमारे 2 होते हैं, ध्यान रखना। फेफड़े को बोलते हैं फुफ्फुस। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस। ये लचीले होते हैं, कोमल होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के गुलाबी रंग। नोट कर लेना आप, लचीले, कोमल और गुलाबी रंग के होते हैं। और हमारे शरीर में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, अर्थात 2 फेफड़े पाए जाते हैं। ठीक है, फेफड़े जो होते हैं हमारे पास असंख्य कूपिकाओं, रक्तवाहिनिकाओं के द्वारा बने होते हैं। और रक्तवाहिनिकाओं, लचीले तंतुओं, झिल्लियों, इनके द्वारा इनका निर्माण होता है और से बने होते हैं। और फेफड़े हमारे पास 2 होते हैं, आराम से। हाँ तो मैं बता रहा था आपको फेफड़ों के बारे में। लंग्स हमारे फेफड़े मैंने बताया था आपको, लचीले कोमल होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, याद रखना। एक जोड़ी फेफड़े हमारे शरीर के अंदर होते हैं। और फेफड़े जो असंख्य कूपिकाओं से मिलकर बने होते हैं। फेफड़े में रक्तवाहिकाएं पाई जाती है और इसके अंदर सारी आपकी लचीले तंतु पाए जाते हैं, झिल्लियां पाई जाती है। और हमारा जो फेफड़ा, दायां फेफड़ा होता है, एक फेफड़ा होता है बायां, एक दायां। तो दायां फेफड़ा हमारे पास दायां इस साइड में है, ये तो बायां है, ये दायां है। दायां फेफड़ा हमारा छोटा होता है बाएं फेफड़े से, तो छोटा होता है लेकिन इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है। तो मुख्यतः पुरुषों में क्या होता है, फेफड़े बड़े होते हैं, स्त्री में फेफड़े छोटे होते हैं। फेफड़े स्पंजी उत्तकों से मिलकर बने होते हैं। स्पंजी उत्तक मतलब ऐसे फैलने वाले उत्तक, स्पंजी उत्तक, सिकुड़ने, फैलना। और इसके अंदर हमारे शरीर के अंदर इसमें लगभग 30,000 के आसपास 30 मिलियन कूपिकाएं पाई जाती है, छोटी। किसमें? फेफड़े के अंदर पाई जाती है। इस प्रकार हमारा फेफड़ा जो है ना हमारे श्वसन में सहायक होता है और फेफड़ा श्वास फेफड़े में जाता है। अब इसके बाद मैं बताऊंगा आपको फेफड़े हमारे संकुचित होते रहते हैं ऐसे, वो हमें आगे बताऊंगा श्वसन मांसपेशियों में। ठीक है विद्यार्थियों? हाँ विद्यार्थियों, अब हम पढ़ रहे हैं श्वसन मांसपेशी।
तो फेफड़ों में गैसों के विनिमय के लिए फेफड़े जो होते हैं हमारे अंदर, फेफड़े जो हमारे दो होते हैं, उसमें गैसों के विनिमय के लिए यानी गैसों का आना और जाना विनिमय के लिए हमारे पास मांसपेशियों की आवश्यकता पड़ती है। और ये मांसपेशियां श्वास लेने और छोड़ने में हमारा मदद करती है। और जो हमारे पास जो श्वास आता है श्वास नली से, वो श्वास नली यहाँ पर डायफ्राम है हमारे पास। ये डायफ्राम कभी फूल जाता है ऐसे ही, कभी सिकुड़ जाता है, फिर फूल जाता है, फिर सिकुड़ जाता है। तो इस प्रकार ये जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो हमारे वक्षस्थल के अंदर, हमारी छाती के अंदर जो मांसपेशियां हैं, ये मध्यपट में हमारे नासिका से जो हमारी जो वायु आती है उसके अंदर संकुचन का कार्य करती है और फेफड़ों को अंदर प्रविष्ट करती है, वायु को अंदर फेफड़ों में प्रविष्ट करती है। इसके अतिरिक्त पसलियाँ जो हमारे शरीर के अंदर होती है, पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियाँ पाई जाती है। हमारे शरीर में पसलियाँ पाई जाती हैं, तो ये पसलियों के अंदर मांसपेशियाँ पाई जाती है हमारे अंदर। जो मांसपेशियाँ जो है हमारे पास, ये हमारे श्वसन के अंदर जो है, ये नीचे मध्यपट इसका लास्ट में होता है, यहाँ पे डायग्राम होता है इसका, ये मध्यपट होता है। ये मध्यपट के अंदर डायफ्राम पाया जाता है, इसे मध्यपट को डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम हमारा फूलता है, सिकुड़ता है, फूलता है, सिकुड़ता है। इस प्रकार हमारा श्वसन, यहाँ से श्वसन नली का श्वसन अंदर की ओर आता है, फिर श्वसन हमारे पास यहाँ बाहर चला जाता है। इस प्रकार हमारे पास ये हमने पढ़ा आज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद देखिए, हाँ विद्यार्थियों देखिए, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं आपके पास रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, हमारे शरीर में रक्त का बहना, रक्त का चलना रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है, रक्त का जाना। तो हम पढ़ रहे हैं ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तरल संयोजी है भाई, कौन सा है ये? तरल संयोजी। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है एक प्रकार का। उसके बाद रक्त का जो पीएच मान है वो हमारे पास कितना होता है? रक्त का जो पीएच हमारे पास होता है 7.4 होता है। रक्त का पीएच 7.4, रक्त का पीएच होता है 7.4। और ये क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। यानी जब भी पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 होगा तो उदासीन होगा। तो अब क्या होता है कि रक्त का निर्माण जो है ना, हमारे लाल अस्थि मज्जा, रेड ब्लड मैरो में होता है। आरबीसी बोलते हैं इसको, लाल अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। रक्त का निर्माण देखो, रक्त का जो निर्माण है हमारे पास, निर्माण हो रहा है वो लाल अस्थि मज्जा में हो रहा है। लाल अस्थि मज्जा, रेड ब्लड आपका हो जाएगा मैरो, MARROW। सबसे पहले रक्त तरल संयोजी उत्तक होता है, ठीक है। रक्त का पीएच 7.4 होता है, ये क्षारीय होता है। उसके बाद रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। और जो भ्रूणावस्था में होता है, जब बच्चा होता है शरीर के अंदर, पेट में बच्चा रहता है, भ्रूण अवस्था बच्चों की होती है, तब हमारे पास इसका निर्माण जो है ना, तो वो प्लीहा में होता है। कहाँ होता है? प्लीहा। और मानव के अंदर, शुद्ध मानव के अंदर कम से कम आपको 5 लीटर रक्त होता है। 5 लीटर रक्त पाया जाता है मानव शरीर के अंदर। कितने लीटर पाया जाता है? 5 लीटर रक्त पाया जाता है। और जिसे हम कहते हैं, इसका द्रव भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। इसका रक्त का जो द्रव भाग है, द्रव भाग कहलाता है प्लाज्मा। क्या कहलाता है? इसका द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है। और जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा रक्त का 55% भाग निर्माण करता है, ध्यान रखना। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा ये आपके रक्त का 55% बनाता है, 55% निर्माण करता है, निर्माण। तो प्लाज्मा जो है हमारे रक्त का 55% निर्माण करता है। और इसमें 92% जल पाया जाता है और 8% कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। तो इसके अंदर जो है ना, हमारे पास 92% तो जल मिलता है भाई। क्या मिलता है? जल। और 8% हमारे पास मिलता है कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, पदार्थ। इस प्रकार इसका हो जाता है 100%। तो 92% जल पाया जाता है। इस प्रकार हमारे पास ये है। और रक्त कोशिकाएं हमारे पास 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। चलो आइए, हाँ विद्यार्थियों देखिए, अब चल रहे हैं हम रक्त परिसंचरण तंत्र पर। हमारे पास ब्लड एंड सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड एंड सर्कुलेशन सिस्टम। तो मैंने बताया था आपको अभी रक्त परिसंचरण तंत्र में
इसमें रुधिर जो होता है, रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है। रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। पहली है हमारी लाल रुधिर कोशिकाएं, दूसरी हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं, तीसरी बिंबाणु होती है। तो लाल रुधिर कोशिका और रेड ब्लड सेल बोलते हैं इसको हम। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है इसके अंदर। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और ये कुल रक्त कोशिकाओं का इसके अंदर 90%, 99% पाया जाता है। कुल रक्त कोशिकाओं का इसके अंदर 99% होती है। ये कुल रक्त कोशिकाओं का 99% होती है। कौन? लाल रुधिर कोशिकाएं। और इसका देखो जीवन काल 120 दिन होता है। इसका रंग लाल होता है। और इस प्रकार श्वेत रक्त कोशिकाएं देखिए आप, ये एंटीबॉडीज हमारे अंदर प्रतिरक्षा कार्य करती है, प्रतिरक्षी तंत्र कार्य करती है। और ठीक है, और इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट भी हम इसको कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। और ये रंगहीन होती है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका रंग कैसा होता है? रंगहीन होती है। और इसका जीवन काल विद्यार्थियों लगभग 7 दिन होता है। लगभग, आप लगभग के अंदर नोट कर सकते हैं, लगभग 7 दिन। अब कई किताबों में अलग अलग थ्योरी है इसकी, 5 से 7 दिन बोलते हैं। 5 से 7 दिन बोल सकते हैं इसको, 5 से 7 दिन, 4 से 7 दिन, ऐसे होता है। उसके बाद हमारे पास 3 नंबर पे आता है। इसके बाद में हमारे पास लास्ट और पॉइंट हमारे पास है, और ये बिंबाणु हमारे पास है। अब क्या है? बिंबाणु। बिंबाणु क्या होता है? इसे हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। यह नोट कर लेंगे, इसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। बिंबाणु, इसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। रक्त में इसकी संख्या लगभग 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। इसकी संख्या होती है 3 लाख प्रति घन, 3 लाख प्रति घन। रक्त में इसकी संख्या होती है 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर, 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर। रक्त में इसकी संख्या होती है 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। और बिंबाणु का जीवन काल 10 दिन का होता है साहब। इसका जो जीवन काल है, जीवन काल इसका 10 दिन होता है। इसका जीवन काल होता है 10 दिन। और बिंबाणु केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है। कोशिका मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। बिंबाणु क्या होती है? कोशिका का थक्का जमाने में मदद करती है। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार मैंने आपको 3 प्रकार बताए इसके, लाल रुधिर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु। हाँ विद्यार्थियों, रक्त परिसंचरण के अंदर हम पढ़ते हैं रक्त के प्रकार। हम पढ़ रहे हैं अब रक्त के प्रकार। क्या पढ़ रहे हैं? रक्त के प्रकार। तो देखो, रक्त जो है ना हमारे पास, रक्त की खोज हमारे पास लैंडरस्टीन ने की थी। और रक्त समूह की खोज हमारे पास, मानव में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। देखो, 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। ये 4 प्रकार, यानी यहाँ पर हमारे पास 4 प्रकार है। मानव शरीर के अंदर, मानव के अंदर 4 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं, 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, विभक्त किया गया है। और इसको सबसे पहले मैंने बताया आपको ए, यहाँ बी, यहाँ ए बी और ओ। तो ये जो ओ है हमारे पास, इसको बोलते हैं सर्वदाता। सर्वदाता। ओ में भी हमारे पास ओ पॉजिटिव पाया जाता है, ओ नेगेटिव पाया जाता है। ए बी में भी हमारे पास ए बी पॉजिटिव पाया जाता है, ए बी नेगेटिव पाया जाता है। इसमें भी हमारे पास बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। इसमें भी ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव पाया जाता है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव के लिए एंटीजन पाए जाते हैं विद्यार्थियों, आर एच फैक्टर। तो आर एच फैक्टर हमारे पास एक तो होता है आर एच नेगेटिव, आर एच नेगेटिव, एक होता है हमारे पास आर एच पॉजिटिव। तो आर एच नेगेटिव जो है ना हमारे पास बहुत कम पाया जाता है, आर एच पॉजिटिव सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और विश्व में करीब 80% व्यक्तियों का रक्त आर एच धनात्मक है। ये ध्यान रखना, विश्व में लगभग 80% व्यक्तियों, विश्व में लगभग 80% व्यक्तियों का रक्त आर एच धनात्मक पाया जाता है। व्यक्तियों का जो रक्त है आर एच पॉजिटिव पाया जाता है, पाया जाता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों रक्त हमारे 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। ओ को बोलते हैं सर्वदाता और ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही। क्या बोलते हैं? सर्वग्राही। अर्थात सभी का ब्लड यह ले सकता है ए बी, और ओ सबको दे सकता है। इस प्रकार हमारा ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का पाया जाता है, ए बी और ओ। ओ में सारे पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं, ए बी में मिलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, बी में मिलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव और ए में मिलते हैं। तो नेगेटिव फैक्टर आर एच नेगेटिव का ब्लड कम पाया जाता है, पॉजिटिव ज्यादा पाए जाते हैं ज्यादातर।
तो हमारे विश्व में लगभग 80% लोग ऐसे हैं जिनका रक्त क्या पाया जाता है, RH पॉजिटिव। तो ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आएगा। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आपने जो आपकी जो बुक है, बुक का आप अध्ययन करें और इसके बाद में आपको इसके असाइनमेंट दिए जाएंगे और उनको आप डेली हल करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर करें। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।